एपिसोड 101 सॉल्यूशन और एडी। अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए अनन्या ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की, फिर बेडरूम में लौट आई और सोचने लगी, क्या मुझे साध्वी की सगाई में जाना चाहिए। अरशद से बात करने से पहले वो खुद कंफर्म कर लेना चाहती थी उसका साध्वी की सगाई में जाना सही रहेगा या नहीं। आज से पहले उसने कभी कोई पारिवारिक फंक्शन अटेंड नहीं किया था। सिंघानिया परिवार में आए दिन पूजा समारोह अनेकों पार्टी फंक्शन आयोजित होती रहती थी, मगर वो कभी उनका हिस्सा नहीं बन पाई थी। उसने बस दूर से ही यह सब होता हुआ देखा था। शुरू से ही वो अपने दिल के ही ख्यालों को दिल में ही दबाते हुए आई थी, लेकिन अब वो थक चुकी थी। बाकी लड़कियों की तरह वो भी खुलकर अपनी जिंदगी जीना चाहती थी, पर क्या वो ऐसा कर सकती थी? हाँ, वो कर सकती थी। अरशद ने कभी उससे उसकी आज़ादी नहीं छीनी थी। वह तो खुद चाहता था उसकी अनन्या अपने पैरों पर चलना सीखे, अकेले चलना सीखे, अकेले इस दुनिया का सामना करना सीखे, लेकिन एक दायरे में रहकर। आज़ादी का मतलब लेट नाइट पार्टी, क्लबिंग, शॉर्ट ड्रेसेस तो नहीं थी। ये अरशद की सोच थी और उसने अपनी सोच को कभी दूसरों पर नहीं थोपा था। उसकी खुद की बहनें अपने हिसाब से जिंदगी जीने के लिए आज़ाद थी और उसने कभी उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया था। लेकिन अनन्या वो कोई दूसरी नहीं थी, वो तो उसी का हिस्सा, उसी की परछाई थी। हाँ, वो अलग बात थी कि उसकी परछाई उससे मेल नहीं खाती थी, पर 3 साल पहले हुए हादसे में अनन्या के अंदर ना मिटने वाला डर भर दिया था। इसका मतलब ये तो नहीं था वो जिंदगी जीना ही छोड़ दे। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने डिसाइड किया वो साध्वी की सगाई में जाएगी और इसके लिए उसे अरशद से बात करनी होगी। मगर अरशद से बात करना इतना आसान नहीं होने वाला था। अरशद खुद पिछले 3 सालों से गायब था। ऐसे में क्या उसे बाहर जाने की परमिशन देगा? सोचते हुए वो स्टडी रूम की तरफ बढ़ गई। 3 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। बाहर जाने की बात सुनकर अरशद ना जाने कैसे रिएक्ट करेगा, पर जो भी हो बात तो करनी ही होगी। स्टडी रूम का दरवाजा खुला। अंदर जाने से पहले उसने खुद को मोटिवेट किया, चल अनन्या, अब आखिरी जंग का समय आ गया। और स्टडी रूम के अंदर आ गए। अरशद की जगह वहाँ वंश और अयान को फाइलों की ढेर में कुछ ढूंढता देखो कुछ निराश हुई। उसका सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह गया। दोनों को देखते हुए उसे याद आया, पिछले रात भी उसने वंश को एक ब्लू फाइल ले जाते हुए देखा था, तो क्या ये दोनों फिर कोई फाइल ढूंढ रहे हैं? सोचते हुए उसने दोनों से पूछ लिया, तुम दोनों तो चले गए थे ना, फिर वापस कब आए? क्या फिर कोई फाइल लेने आए हो? अचानक से आई अनन्या की आवाज़ से वंश और अयान हड़बड़ा गए। दोनों फाइल ढूंढने में इस कदर में महफूज हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला अनन्या कब वहां आ गई। अनन्या को सामने देख दोनों के माथे पर डर की लकीरें उभर आई। वो दोनों घबरा देख अनन्या उन पर शक करने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके पास जाते हुए उसने स्ट्रिक्टली पूछा, क्या हुआ? तुम दोनों मुझसे ऐसे क्यों देख रहे हो, जैसे मैंने तुम दोनों की चोरी पकड़ ली हो? इस पर दोनों ने सहमी नजरों से एक दूसरे को देखा, फिर अनन्या को, और फिर अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए दोनों ने सिर झुका लिया। अनन्या बोली, तो मैं सही थी, तुम दोनों अरशद के स्टडी रूम में उसकी परमिशन के बिना आए हो। ऊपर से तुम दोनों ने फाइल्स के साथ भी छेड़छाड़ की है। क्या तुम दोनों को ऐसा करते हुए डर नहीं लगा? दोनों ने सहमी हुई आंखों से अनन्या को देखा और वापस से अपना सिर झुका लिया। यह देखकर अनन्या ने एक आह भरी, फिर दोनों से पूछा, तुम दोनों लड़के भी ना कुछ बोलोगे या ऐसे ही चुपचाप खड़े रहने का इरादा है? अब बताओ भी, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे थे? स्पेशली वंश, तुम पिछली रात भी स्टडी रूम में आए थे। अनन्या ने जैसे ही पिछली रात का जिक्र किया, वंश के उसे देखा और खुद को पूछने से रोक नहीं पाया, क्या आपने पिछली रात मुझे देखा था? हाँ, अनन्या ने कहा, अब यह मत कहना पिछली रात भी तुम चोरी से यहाँ आए थे। नहीं दी, लास्ट नाइट तो बॉस ने मुझे भेजा था ब्लू फाइल लेकर आने के लिए। तो अनन्या ने पूछा, और अभी तुम दोनों का चेहरा बता रहा है तुम दोनों छुपकर यहाँ कुछ ढूंढ रहे थे। इस पर दोनों ने हाँ कहा। अनन्या ने रौब के साथ रीजन पूछा तो अयान ने बताना शुरू किया। लास्ट नाइट वंश जो फाइल लेकर गया था उसमें एक पेपर था जिसे बॉस ने कुछ कोड लिखे थे, लेकिन अब वो पेपर फाइल में नहीं है। डेनियल भाई ने हमें 2 घंटे का समय दिया है, हमें कुछ भी करके उस पेपर को ढूंढना होगा। डेनियल भाई के अकॉर्डिंग वो पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो पेपर नहीं मिले तो बॉस बहुत नाराज होंगे। अनन्या ने सीरियस मोड में सारी सिचुएशन को सुना और धीरे से सिर हिलाया, बिल्कुल अरशद की तरह। सोफे पर बैठते हुए वो सोचने
के अंदाज में बोली, मेरे पास तुम दोनों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यह सुनते ही वंश और अयान की आंखें चमक उठी। दोनों ने अनन्या के सामने बैठते हुए उसके पैर पकड़ लिए, जैसे अब अनन्या ही उसका एकलौता सहारा हो। अरे अरे, तुम दोनों क्या कर रहे हो? हटो हटो, दूर हटो मुझसे, और छोड़ो, मेरे पैर छोड़ो। हालांकि पैर छोड़ने की बजाय दोनों भोली सूरत और मासूम आंखों से उसे देखने लगे। वंश ने कहा, दी, क्या सच में आपके पास सॉल्यूशन है? प्लीज जल्दी बताए ना। अयान ने कहा, आप ऐसा समझ ली कि आपके दोनों छोटे भाई की जान अब बस आप बचा सकती है। छोटे भाई? यह कब हुआ? अनन्या ने दोनों को घूरा। यह सच था कि वो दोनों उसे दी कहते थे क्योंकि वो उन दोनों से 5 साल बड़ी थी, पर इसका मतलब यह तो नहीं वो उसके भाई हो गई। उसके पास पहले से ही भाइयों की कमी नहीं थी, और अब इस लिस्ट में 2 और लोग जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे थे। उसकी भोली और उम्मीदों से भरी आंखों को देखते हुए उसका दिल पिघल गया और उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ सॉल्यूशन। पहले मेरे पैर छोड़ो। इस पर वंश और अयान ने हाँ कहा और उसके बगल में खड़े हो गए। अनन्या ने बारी बारी दोनों को देखा। वो दोनों उसके सर पर ऐसे खड़े थे जैसे उनके पलकें झपकाते ही वो गायब हो जाएगी। आज पहली बार अनन्या को एहसास हो रहा था, अरशद क्यों उसकी आंखों में आंसू देखकर नाराज हो जाता, क्यों मुन्ना उसकी सारी बचकानी हरकतों में उसका साथ देता, क्यों डैनियल और रघुवीर उसकी जीत के आगे कमजोर पड़ जाते। असल में यह सब उसकी आंखों का कमाल था, जो सिचुएशन के साथ रंग बदलना भली भांति शांति थी। हमेशा से वो दूसरों को इमोशनली ब्लैकमेल करती आई थी, पर आज पहली बार किसी ने उसे इमोशनली ब्लैकमेल किया था। उसने एक दराज ओपन किया और उसमें से एक पेज बाहर निकाला। जैसे कि अयान ने बताया था, पेपर पर कुछ कोड लिखे थे जो उसकी समझ से परे थे। पेपर वंश की तरफ बढ़ाते हुए उसने पूछा, क्या यही वही पेज है? वंश ने पेपर को देखा। ये वही था। हाँ वही है, पर यह आपको कैसे मिला? तो अनन्या ने बताया, यह मुझे दरवाजे के बाहर मिला, शायद दरवाजा बंद करते हुए गिर गया होगा। खैर, इस बार तो यह मेरे हाथ लग गया। नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, वरना अरशद का तो पता नहीं, एडी तुम्हारी जान जरूर ले लेगा, कहकर वो हंसने लगी। दोनों के चले जाने के बाद अनन्या ने आह भरते हुए खुद से कहा, यह कितना स्ट्रेसफुल था। सच में आज से मैं कभी किसी को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करूंगी। खैर, आज तो ये दोनों लड़के बच गए। अगर मैं टाइम पर नहीं आती तो इन्हें अरशद से कितना सुनना पड़ता। अरशद मुझे इतना डांटता है, जबकि मैं उसके सबसे करीब हूँ। दूसरों के साथ वो कितना बुरा हो सकता है, ये मैं सोच भी नहीं सकती। इन सब से खतरनाक जब वो एडी के अवतार में होता होगा, उस वक्त वो कैसे बिहेव करता होगा? क्या उस वक्त वो इंसान भी लगता होगा? वो अरशद के क्रूअल से क्रूअल लुक इमेजिन करने लगी। अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अरशद खून से लथपथ हाथ में चाकू लिए खड़ा था। डर से उसके रोंगटे खड़े हो गए। 3 साल पहले उसने बेसमेंट में अरशद को खून से लथपथ चाकू के साथ देखा था। उसके लिए तो अरशद का सबसे खतरनाक लुक वही था, लेकिन अब वो समझने लगी थी, एडी उसकी सोच से परे था। शायद वो गुस्से में इंसान ना होकर डेविल लगता होगा, बिल्कुल रेड डेविल मार्स की तरह। सर को झटकते हुए उसने खुद से ही कहा, अच्छा होगा मैं इस बारे में ना सोचूं, वरना मुझे हार्ट अटैक से मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। वो दिल बहलाने के लिए अक्सर ऐसी बातें बोल देती, लेकिन सच तो यही था कि वो कभी एडी को नज़रअंदाज ही नहीं कर पाई थी। सभी की तरफ वो भी एडी के बारे में सुनती आई थी। कई बार तो उसने अरशद से भी इस बारे में पूछा था। यह महज एक अफवाह है और इसे इन सब पर ध्यान देने की बजाय अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए, कहकर अरशद हमेशा उसकी बातें टाल देता था। वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी, हमेशा उसकी बात मान भी लेती थी, जबकि उसका अरशद ही एडी था और वो उसे कभी पहचान भी नहीं पाई। वो जब भी इस बारे में सोचती, या तो खुद पर हंसी आती या रोना, और कई कई बार तो उस पर अरशद को खो देने का डर हावी हो जाता। उसकी इस वक्त की थिंकिंग भी कुछ ऐसी ही थी।